हेलो भाइयों। हेलो दोस्तों। तो मैं आप लोगों को खिलजी वंश के बारे में आज पढ़ाने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं गुलाम वंश पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग जाके मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। और टोटल 5 क्लास हम ले चुके हैं अपने राजेंद्र एकेडमी में। तो उसको भी जाके देख लीजिए, जिससे आप लोग को काफ़ी समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्ज़ाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है वो सब। तो आप लोग वो वीडियो सब देखिएगा तो ये चैप्टर आप लोगों को समझने में और ज़्यादा इजी होगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक आता है जो अपना साम्राज्य में बहुत सारा चेंजिंग लाता है और नया नया प्रयोग करता है, और जिसके चलते वो काफ़ी सफल भी होता है और कहीं कहीं पे उसको असफलता भी मिलता है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़े बड़े इतिहासकार लोग बोले हैं कि अलाउद्दीन बहुत सारा प्रयोग किया लेकिन उसमें उसको सफलता भी मिली। तो एक तरह से उसको एक सफल इंसान भी बहुत कोई बोलता है, बहुत कोई उसको अच्छा इंसान नहीं भी बोलता है कि वो काफ़ी क्रूर था, इस टाइप का बोला जाता है। लेकिन फिर भी हर कोई का अलग अलग मत है। तो चलिए अब इस चीज़ को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा से समझने का कोशिश करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मुझे तो ये चैप्टर पूरी तरह से याद है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा। लेकिन कहीं पे भी मिस्टेक होता है तो आप लोग इस चीज़ को पॉज करिएगा वीडियो को और पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा से लिख दिए हैं, ओके ना। तो चलिए पढ़ते हैं तब। खिलजी वंश। देखिए, खिलजी वंश कब से कब स्थापित हुआ? जब वो गुलाम वंश को समाप्त कर दिया, उसके बाद खिलजी वंश का स्थापना हुआ। तो कब से कब हुआ था? 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी के बीच में हुआ था। टोटल खिलजी वंश 30 साल का चला था। कितना? 30 साल का चला था। तो इसका जो पहला शासक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ओके ना। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। ये टोटल 4 ही साल काम कर चुके थे। ये काफ़ी वृद्ध व्यक्ति थे। तो इसी का हत्या कर देता है उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी धोखे से, और अपने राजा बन जाता है। तो इस खिलजी वंश में मात्र 5 ही शासक आए। तो उस सब का कंप्लीट एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, ओके ना। लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण शासक थे। एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश को स्थापित किया था, और इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो कि काफ़ी चर्चित है। दिल्ली सुल्तान में सबसे ज़्यादा चर्चित राजा वही है, ओके ना। उससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव उसी से ही आता है। कोई भी आप एग्ज़ाम का पेपर उठाएगा तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का 1-2 क्वेश्चन मिलने का चांस बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है अच्छा से, ओके ना। ये देखिए मेरा सैम्बल है। अब शुरुआत करते हैं। गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान क्यूमर्स कौन था? गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? क्यूमर्स था। तो उसका हत्या करके कब? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन बैठता है ना। स्वयं बन बैठता कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी वंश का नींव रख देता है, ठीक है। खिलजी वंश का नींव रख देता है। अब शुरुआत हो गया, खिलजी वंश रन करने लगेगा। अब देखिए आगे क्या पॉइंट है। इस तरह इलबरी तुर्कों का शासन समाप्त हुआ, ठीक है। जो गुलाम वंश लोग थे कौन था? इलबरी तुर्क था। उन लोग का शासन खत्म हो गया। अब खिलजी वंश का शुरुआत हो जाता है शासन का, ठीक है। सत्ता स्थापित हो गया। और जहाँ पे भी टिक मारे वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वही सब आता है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। जहाँ जहाँ टिक मार रहे हैं और वीवीआई भी लिख दिए, जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। 13 जून 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलखोरी या कुलागढ़ी के महल में राजारोहण हुआ। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। इसने किलखोरी को अपना राजधानी बनाया। और राज्याभिषेक के समय वो कितना वर्ष का था? 70 वर्ष का। ये काफ़ी वृद्ध व्यक्ति था और
बहुत अमन चैन पसंद करता था, वो ज़्यादा झगड़ा झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए वो दिल्ली से हट के किलखोरी के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया और उसी को राजधानी भी बनाता है। ठीक है, अमन शांति चाहता था, वो ज़्यादा झगड़ा उगड़ा नहीं चाहता, टेंशन नहीं चाहता था, इसीलिए ऐसा किया था। ठीक है, अब वो क्या था देखते हैं अगला पॉइंट। बलबन के कार्यकाल में एक अच्छे सेना नायक थे। क्या अच्छे सेना नायक? बलबन जाने ना, गुलाम वंश के सबसे पावरफुल राजा में ये आते हैं बलबन सुल्तान, सबसे पावरफुल सुल्तान में बलबन आते हैं। तो वो उनके समय में एक अच्छे सेना नायक थे और अच्छे सेना नायक थे और प्रसिद्ध थे। और कैकुबाद जो क्यूमर्स था, क्यूमर्स जो लास्ट गुलाम वंश का राजा था, उसके पहले जो राजा था वो कैकुबाद था। उसके समय में क्या था, वो सूबेदार था। कौन सूबेदार था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, ये वह शाही अंगरक्षक था, मतलब रॉयल बॉडीगार्ड के पद पे भी था। काफ़ी अच्छा पद मिला हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अब कैकुबाद ने उसे साइंस्ता खां भी बोला। कैकुबाद उसको किसी चीज़ से खुश हुआ और उसको साइंस्ता खां का नाम दे दिया। ठीक, उपाधि दे दिया। देखिए, वह अमन चैन पसंद व्यक्ति था। कौन? अमन चैन पसंद व्यक्ति था। उसने उदार नीति अपनाई, काफ़ी मतलब सरल उदार सब कोई के साथ लेके चलने वाला नीति अपनाई। ठीक है, और जनता का इच्छा को शासन का आधार बनाया। देखिए, कोई ऐसा सुल्तान नहीं किया था, सब कोई अपने को निरंकुश साबित किया, मतलब जो सत्ता चाहेगा, जो राजा चाहेगा वही होगा, इस टाइप का। लेकिन ये पहला सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया। ठीक है, ये काफ़ी अलग हटके है दिल्ली सुल्तान में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वह अपने नीचे के अधिकारियों की मदद से शासन करना पसंद करता था। जो उसके नीचे के अधिकारी लोग रहता था, जैसे मान लीजिए IAS ऑफिसर, उसके नीचे जैसे कि जो भी है DDC है, SP हैं, या फिर BDO हैं, CO हैं, तो DSP हैं, तो उस लोग के नीचे वाला ऑफिसर लोग का मदद से ये कार्य करते थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अपने मूल रूप से नहीं आके दूसरा कोई को ऑर्डर दे के काम कराता था सही तरीके से। ठीक है, और ये उसको काफ़ी पसंद था। तब देखिए, इसके कार्यकाल में 4000 मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार करके, कितना? 4000 मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार करके दिल्ली के एक प्रसिद्ध जगह पे बस गए, जिसका कि नाम क्या था? मंगोलपुरी। क्या नाम था? मंगोलपुरी। ठीक है, देखिए इसमें आप लोग को मैप के साथ भी हम पढ़ाए हैं, और वीडियो के लास्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो पूरा वीडियो देखिए तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में कुछ आप लोग को कुछ खास दिखाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। तो देख लीजिए, 4000 मंगोलवासी इस्लाम धर्म एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और दिल्ली के खास जगह पे बस गए, जिसको कि मंगोलपुरी बोला जाता है। अभी भी दिल्ली में है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण के देवनागरी जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है, अपना भतीजा को दक्षिण के देवगिरी में भेजा अभियान में, वहाँ के राजा को हराने के लिए। ठीक है, वहाँ का राजा कौन था? रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव, जिसको हराने के बाद अलाउद्दीन खिलजी उसको हराने के बाद बहुत सारा धन पाता है और उसको छुपा लेता है और अपने चाचा को नहीं देता है। और यही समय से उसको ना दिल्ली सुल्तान का राजा बनने का उसका दृढ़ इच्छा हो जाता है। क्या? दृढ़ इच्छा। यहीं से उसको दिल्ली का सुल्तान बनने का दृढ़ इच्छा जाग जाती है कि हम राजा बनेंगे, अब हम सुल्तान बनेंगे, अब इस टाइप से। अब अगला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा भी आई। देखिए, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलाता है। कहाँ बुलाता है? कड़ा मानिकपुर। क्या? कड़ा मानिकपुर में बुलाता है, और गले मिलते हुए चचा से धोखे से उसके पेट में चाकू मार देता और उसका हत्या कर देता है, और सत्ता दिल्ली सल्तनत को अपना बना लेता है, अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। ओके ना?
तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन थे? ये चाचा थे। देखिए अपने चाचा का ही ये हत्या कर देता है, तो ये अच्छा बात नहीं है, हो कि ना। हम लोग तो चचा लोग से मिलते तो लोगों को बिस्किट देते हैं, फ्रूट भी देने की कोशिश, जो जो हम लोग के पास रहता है सारा कुछ देने की कोशिश करते हैं, और वो लोग से बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं, लोग का आशीर्वाद लेते हैं। और ये देखिए मूर्ख अपना चचा को ही मार डाला। तो इसीलिए किसी से गले वले मिलने का कोशिश ना करें मेरे स्टूडेंट, दूर से बात करिए। क्या सट्टा सट्टी फालतू का, दूर से बात करिए, क्योंकि आप लोग अगर कुछ महत्वपूर्ण काम करना है तो कुछ ना कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा भाईचारे ये सब करने का अच्छी बात है, लेकिन गले मिलने का क्या ज़रूरत है? गले मिलने से देख रहे क्या क्या दुष्परिणाम होता है। अब आगे देखते हैं। आ गया अब अलाउद्दीन खिलजी, ओके ना, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का। तो उसका कार्यकाल अब शुरू हो गया। चचा को तो मार डाले अपना। तो अब देखिए दूसरा राजा कौन है खिलजी वंश का? अलाउद्दीन खिलजी। ये कब से? 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी। 20 सालों तक काम किए, 20 सालों तक। मतलब मेन काम तो यही किया है खिलजी वंश में। टोटल तो 30 साल का ना कार्यकाल है खिलजी वंश का, तो ये तो 20 साल तो यही काम कर दिया। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण राजा है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सुल्तान है। एक बार देख लीजिए, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक, ठीक ठीक है, 20 साल। इसका असली नाम क्या था? गुरसप था। क्या था असली नाम? गुरसप था। ये जलालुद्दीन का भतीजा था, जलालुद्दीन का भतीजा था बोले थे, और ये दामाद था, ठीक है। ये शुरू में काफ़ी अच्छा व्यवहार का लड़का था, काफ़ी मतलब काम करने सब में बहुत ज़्यादा योग्य था, लेकिन ये अनपढ़ था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो इसी से वो अपना कार्य करने का तरीका, अपना व्यवहार से अपना चचा का दिल वो जीत लेता है, ठीक है। और इससे खुश होकर उसका चचा अपना प्यारी पुत्री का शादी इसी से करा देता है। तो वो सुल्तान का क्या था? भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है। अब अलाउद्दीन का जन्म 1266 ईस्वी से 67 ईस्वी तक, 66 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? शिहाबुद्दीन खिलजी। क्या था? शिहाबुद्दीन खिलजी था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैप भी देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान, देखिए दिल्ली सल्तनत या दिल्ली का जो सुल्तान था, इस एरिया में तो पूरा कंट्रोल कर चुके थे, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जो दक्षिण में आके अपना अभियान चलाता है, और उसको काफ़ी सफलता मिलता है। और इस दक्षिण का अभियान चलाने में उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति था, जो कि एक हिजड़ा था, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी योग्यता था, दूरदर्शी था, और उसको सोच समझ था, जिसके चलते दक्षिण का अत्यधिक राजाओं को, मतलब अनेक राजाओं को जीतता है और अपना साम्राज्यों को आगे बढ़ाता है, अपना विस्तार करता है। जैसे देखिए दिल्ली से आके लोग कहाँ चित्तौड़गढ़ में हमला कर दिया, फिर रणथंभौर में कर दिया, फिर गुजरात में कर दिया, फिर यहाँ के देखिए देवगिरी के राजा कौन था? रामचंद्र, यहाँ भी हमला किया, फिर वारंगल में किया, फिर आगे चल के होयसल में किया, फिर देखिए मंदोरे, पांडे, तंजौर, सब तरफ इधर लोग कंट्रोल करने का कोशिश किया, ओके ना। तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान इस मैप से आप लोग बहुत अच्छा समझ सकते हैं, इसका आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन देखिए निरक्षर था, बोले थे ना निरक्षर था, फिर भी वो अत्यधिक प्रतिभावान था। उसकी प्रतिमा को देखकर, उसकी प्रतिभा को देखकर जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था, बताए थे इस बात को। अब आगे देखते हैं। अलाउद्दीन ने साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत से नए प्रयोग किए, देखिए बहुत से नए प्रयोग किए, जिसमें अधिकतर में वो सफल भी रहा वो, कोई कोई में असफल रहा, लेकिन अधिकतर चीज़ में सफल रहा। क्या में सफल रहा, क्या में असफल रहा, इसका भी आप लोग को डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, मज़ा भी आएगा कहानी टाइप का। देखिए वो राजत्व का सिद्धांत चलाया। क्या? राजत्व का सिद्धांत। इसने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया, और कहा कि मैं शासन के आवश्यकता के अनुसार शासन करूंगा, ठीक है, शासन के आवश्यकता के अनुसार शासन करूंगा।
धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, धर्म से इसका कोई संबंध, धर्म अलग चीज़ है और शासन अलग चीज़ है। इसको मैं कभी भी इंटरमिंगल्ड या एक दूसरे से आपस में नहीं मिलाऊंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बहुत गजब बात है। और बाकी सारा राजा लोग धर्म को ले के चला था, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी ऐसा नहीं किया, तो ये महत्वपूर्ण बात तो है ही। अब आगे देखते हैं, निरंकुश शासन की स्थापना, जिसका अर्थ शासन की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार शासन करूंगा, ठीक है। निरंकुश का अर्थ बता रहा हूँ। इसका अर्थ है कि शासन की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार शासन करूंगा, ना कि जनता की इच्छा के अनुसार, जनता की इच्छा के अनुसार शासन नहीं करूंगा, ठीक है। यह नीति इससे पहले बलबन ने भी चलाया था। गुलाम वंश का बहुत पावरफुल शासक सुल्तान था, बलबन ने भी चलाया था ये निरंकुशता का शासन, ठीक है। उसको जारी रखता अलाउद्दीन खिलजी। अब विद्रोह दबाने का प्रयास किया, उसके देखिए वो तो अपना चचा का हत्या करके या मर्डर करके सुल्तान बना था, तो उसका दुश्मन लोग तो काफ़ी ज़्यादा था, अमीर लोग थे, फिर वहाँ के जो भी दरबारी लोग थे, ताकतवर लोग थे, तो वो लोग काफ़ी उसके विरोध में थे। तो उस सब को दबाने के लिए कुछ खास प्लानिंग करता है, तो उसी के तहत विद्रोह दबाने का वो प्रयास करता है, ताकि कोई मेरे खिलाफ खड़ा ना हो और हमको अपना पोस्ट से हटाने का कोशिश ना करे, सुल्तान का जो पदवी उससे वो दबाने के लिए कुछ कुछ प्रयास करता है, महत्वपूर्ण प्रयास। अब देखिए, अलाउद्दीन के समय कुल 4 विद्रोह हुए थे। कितना? 4 विद्रोह हुए थे, क्योंकि उसने अपने चाचा, जो बोल रहे हो लिखे भी हुए हैं, आप लोग पोज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने चाचा की हत्या करके वो सुल्तान बना था। अतः दरबार में बहुत से अमीर उसके विरोधी हो गए थे, ठीक है। अब देखिए, इसके तहत क्या क्या रूल अपनाता। पहला अपनाता है, जो भी दान, उपहार, पेंशन, वेतन में दे गई भूमि जो था उसको वापस ले लेता, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो वापस ले लेता है और खालसा भूमि में उसको चेंज कर देता है। कह के वो ऐसा सोचता था कि जब ये सब दान, उपहार, पेंशन, वेतन अगर अत्यधिक मात्रा में लोगों के पास होगा, तो ऐसे लोग ही विद्रोह करने का कोशिश करते हैं, जो काफ़ी अमीर हो, जो धनवान हो, इसीलिए वो लोग का चीज़ को वो लोग वापस ले, इसलिए वो लोग का चीज़ को सुल्तान वापस ले लेता, अलाउद्दीन खिलजी, ताकि उन लोग का पावर को कम कम किया जा सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छे गुप्तचर जासूस लोग का विभाग भी रखा, ताकि विद्रोह और विरोधियों को पहले ही कुचला जा सके, पहले पता चल जाएगा। अब कोई चौक चौराहा में खड़ा होकर बात विचार करेगा, गुप्तचर वहाँ चुपचाप से जाएगा और सुन लेगा, अच्छा सुल्तान के बारे में बात है, तुरंत अरेस्ट, उसको जेल ले जाएगा अरेस्ट करके, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, विद्रोह और विरोधियों को कुचला जा सकता है और पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या षड्यंत्र हो रहा है ये सब, इसलिए चुपचाप से वो जनता के बीच में अपना गुप्तचर छोड़ देता है, ठीक है। तो ऐसा वो करता, बहुत स्मार्ट राजा। अब आगे देखते हैं, सुल्तान, राजा सुल्तान, मुस्लिम में सुल्तान, हिंदी में राजा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या करता है, शराब, भांग, जुआ, मादक पदार्थ में प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि नशा करने के बाद बहुत से अमीर एवं धनवान विद्रोह की योजना बनाते थे। अब नशा करने के बाद है ना, लोग बड़ा बड़ा बात करने लग जाते, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, राजा तो हमको ही बनना चाहिए, ये कैसे राजा बन गया, आई ऐसे कैसे हो सकता, ऐसा सोच के लोग बहुत कोई प्लानिंग बनाने लगता, बड़ा बड़ा फेंकने लग जाता है, और इससे क्या होगा कि बहुत कोई उसका समर्थन भी देने लगेगा, बुद्धू लोग भी, और बस युद्ध में उतर जाएगा। तो इस तरह का चीज़ को रोकने के लिए सुल्तान ने शराब, भांग, जुआ, मादक पदार्थ ये सब पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और ऐसे भी ये सब चीज़ सही नहीं था। अब आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट, अमीर धनवानों सरदारों के दावतों, मतलब जो भी अमीर लोग दावत देता था, धनवान लोग दावत देता था, और वो लोग आपस में जो विवाह करता था उसको प्रतिबंध लगा दिया। तो सोचिए, दावत में भी
प्रतिबंध लगा दिया और विवाह में, क्योंकि जब दो बड़े बड़े अमीर आपस में मिलते हैं तो वही लोग प्लानिंग करते थे, ऐसा वो सोचता था कि जब दो बड़े बड़े अमीर और धनवान आपस में मिलते हैं तो लोग प्लानिंग करता है कि अब हम लोग को सुल्तान बनना चाहिए और जो अभी का सुल्तान उसको हटाना चाहिए, तो इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब वो अपने ताकत का सही सही इस्तेमाल भी किया और कभी कभी गलत इस्तेमाल भी किया। अभी सब चीज़ का आप लोग को पूरी तरह से पता चलेगा कि क्या क्या किए हैं अलाउद्दीन खिलजी जी। अब आगे देखते हैं। हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत अब हिंदू लोग में बहुत कठोर नीति लगा दिया, ठीक है, और उन्हें निर्धन बना दिया, लोगों को गरीब बना दिया ताकि विद्रोह ना कर सके, क्योंकि ये तो मुस्लिम सुल्तान था तो वो चाहेगा कि मुसलमान साम्राज्य आगे बढ़े, तो इसीलिए वो हिंदू लोग पे बहुत कठोर नीति लगा देता है और वो लोगों को गरीब बना दिया, ठीक है, और ताकि वो लोग विद्रोह ना कर सके। गरीब रहेगा तो कहाँ से विद्रोह करेगा? औजार चाहिए ना जी, किसी भी चीज़ के लिए शस्त्र चाहिए, औजार चाहिए, है ना, तभी ना जाके कोई भी चीज़ होता है। तलवार, भाला, ढाल, बहुत सारा सामग्री चाहिए, युद्ध सामग्री, बारूद, तब ना जाके होगा। तो गरीब रहेगा तो कहाँ से करेगा, इसीलिए ऐसा किया। और लोग में क्या क्या लगाया? जजिया कर लगाए, हिंदू लोग में कर लगता है। फिर भूमि पे एक कर लगा दिया, देखिए भूमि में भी कर लगा दिया, और फिर घर में भी कर लगा दिया, जो घर में रह रहा था उसमें भी कर लगा दिया, जिसको घरी कर कहते हैं, घरी कर, ठीक है। और चारागाह में जो लोग का चारागाह में जो पशु लोग चरता था और दूध जो उत्पन्न होता था, जैसे दुधारू पशुओं पर भी वो कर लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का कोशिश किया। अब आगे देखते हैं। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राजस्व और व्यवस्था। राजस्व और व्यवस्था क्या करता है, अब आगे देखते हैं। मंगोल से मुकाबला या सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है। मंगोल उस समय का बहुत ज़्यादा ताकतवर सेना था और वहाँ एक साम्राज्य था जो कि बहुत से क्षेत्रों में हमला कर रहा, जैसे भारत भी हो गया, उसके आसपास क्षेत्र अफगानिस्तान और भी बहुत जगह पे वो हमला कर रहा था और अपना कंट्रोल कायम कर रहा था, और जहाँ भी जाता था बहुत ज़्यादा मारकाट करता था और पूरी तरह से तबाह करने का कगार पे ले आता था ये मंगोल वासी लोग। मंगोल कहाँ पे हैं? देखिए मैप पे, देखिए भारत देश है, यहाँ पे चीन है, इधर पे रसिया है, रूस है, फिर यहाँ पे मंगोल है। आप लोग मैप में देख लीजिएगा, मंगोल यहाँ पे है, ठीक है। फिर इधर में तो मध्य एशिया सब है, मंगोल यहाँ पे है, ठीक है। मंगोल वासी वहीं से आते थे, मंगोल वासी वहीं से आते थे, ठीक है। एक बार और बताते हैं, यहाँ पे भारत है, ऊपर में चीन है, उसके बाद ऊपर में रूस है, तो यहाँ पे मंगोल है, ठीक है। मंगोल तो वहीं से आते थे मंगोलिया वाले लोग, ठीक है। बहुत ही खतरनाक योद्धा थे, खूंखार योद्धा थे। अब आगे देखते हैं। और एक पॉइंट और बताते थे, वही मंगोल लोगों को हमला से रोकने के लिए चीन में जो चाइना वॉल जो आप लोग देखते हैं, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा वॉल है और विश्व के 7 तजुर्बों और आश्चर्य में चाइना वॉल का भी काउंट किया जाता है। काफ़ी लंबा है, लगभग 7,000 किलोमीटर कितना है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हमको ऐसा लगता है, ऐसा हमको लग रहा है अभी जहन में, अपने माइंड में देख लीजिएगा इसको जाके गूगल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और कोई टी नाम का शासक उसको बनवाया था चाइना का, और वो वॉल से वो बहुत कंट्रोल भी किया, कोई आ ही नहीं सकता, इतना ऊंचा से ऊंचा उसको बना ही दिया, और ऊपर में सैनिक लोग को रख दिया, नीचे से आएगा उन लोग को मार डाला जाएगा। और वॉल काफ़ी चौड़ा है जिसमें कि एक बस भी चल सकता है, आप लोग देख लीजिएगा गूगल में जाके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अलाउद्दीन ने सत्ता सुल्तान बनने के बाद 50% कर दिया, 1/2, मतलब 50% कर दिया, समझे। और पहले ये कर कितना था? 1/3 था, सोचिए तो कितना ज़्यादा वो बर्डन दे दिया। 50% हमको दे दो, कोई भी चीज़ होता उसका 50% हमको दे दो, लेकिन पहले 1/3, मतलब 3 हिस्सा होता था, तो इसमें 1 हिस्सा ही राजा को दिया जाता था, 2 हिस्सा जनता रखता था। लेकिन अब क्या कर रहा था? 1/2, मतलब आधा आधा बांट दिया, तो इससे क्या होगा? जनता कमज़ोर हो जाएगा ना। अब आगे देखते हैं। 2 नए कर लागू किया। कौन नया नया कर लागू किया? चराई कर किया दुधारू पशुओं पर, और घर में भी रहने वाले लोग पे घरी कर लगा दिया।
कौन? घरी कर लगा दिया। ठीक है, वह पहला शासक था जिसने भूमि की माप कराई। पहला शासक था जिसने भूमि की माप कराई। ठीक है, और लगान वसूला, लगान वसूला। और भूमि को बिस्वा में मापने का, देखिए भूमि को बिस्वा में मापने की प्रथा शुरू की। और उसके बाद से ही, ये सब होने के बाद ही से ही मापने उपने का शुरुआत हो गया। जैसे कि अभी तो बहुत ज़्यादा मापने का विधि सब, जैसे मीटर में है, किलोमीटर में है, फिर इसी तरह से माइल में है। ओके ना, तो ये भी आई है। ठीक है, बिस्वा, देखिए ये चीज़ पूछ सकता है आप लोगों को। ठीक है, भूमि को मापने में बिस्वा पद्धति का शुरुआत किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राजस्व जमा करने के लिए नया पद बनाया। कौन सा पद बनाया? मुस्तक राज। ठीक है, वो कर कलेक्ट करता था, ये पद वाला लोग, मुस्तक राज। और विभाग का क्या नाम रखा? दीवाने मुस्तक राज। ये भी आई है, ये भी आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब सैनिक सुधार में क्या करते हैं, यहाँ तो पूरा भी आई ही सब है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने प्रथम बार अस्थाई सेना रखा। पहले अस्थाई सेना नहीं रखता था, इससे पहले वाला सुल्तान लोग। युद्ध होता था, सबको घर भेज देता था। लेकिन अब क्या होगा, हमेशा अस्थाई सेना रखा, एकदम तैयार, पूरा तैयार सेना रखा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और अगला पॉइंट क्या है? सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले क्या करता था, जमीन दे देता था पहले का सुल्तान लोग, तो वो प्रथा को हटा दिया और नगद वेतन देना शुरू कर दिया। और सैनिकों का हुलिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रणाली की शुरुआत की, ताकि फर्जी लोगों से बचा जाए। जैसे अभी भी आर्मी में होता है तो कितना वो लोग का फ़ोटो लिया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है, वो लोग का फिंगरप्रिंट लिया जाता है, वो लोग का ब्लड किस ग्रुप का उसको लिया जाता है। तो इस तरह से वो लोग का पूरी तरह से हुलिया लिखा जाता है, कौन गाँव घर का है, कौन शहर का, ये सब पूरा लिखा जाता है। तो इसका शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ठीक है, सैनिकों का हुलिया लिखने का। ठीक है, ताकि फर्जी लोगों से बचा जा सके। अब अगला पॉइंट क्या है? प्रथम बार घोड़े में दागने का, जैसे गर्म कर लेता था और घोड़े का पीठ सब में दाग देता था, अलाउद्दीन खिलजी का छापा लगा देता था। या सुल्तान का ये घोड़ा है जो कि यूज होगा सुल्तान के कार्यों में, तो ऐसा वो दाग देता था घोड़ा लोग में का स्किन में, ताकि पहचान हो सके। तो ऐसा क्या क्यों करता था? ताकि मजबूत और ताकतवर घोड़े ही युद्ध में शामिल हो। ठीक है, कमज़ोर और नकली घोड़े नहीं। बहुत सारे सैनिक लोग क्या करता था, नकली घोड़ा ले आता था और युद्ध में भाग लेता था, जब वो घोड़ा लोग तो असमर्थ हो जाता था। तो इसीलिए सुल्तान सिर्फ असली और मजबूत घोड़ा ही आए, इसीलिए ऐसा घोड़ा दागने की पद्धति की शुरुआत किया। बहुत बढ़िया, एक तरह से सिंबल लगा देते। अब बाजार व्यवस्था क्या परिवर्तन किया, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है, बाजार व्यवस्था में क्या करता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अब मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। इसके शासनकाल में किसी भी आवश्यक वस्तु का दाम ना बढ़ा ना घटा। इतना ज़्यादा कड़ाई से पेश किया कि ना घटा ना बढ़ा। कितना बढ़िया बात है। जनता इसे तो काफ़ी आराम महसूस किया होगा। सैनिक लोग जो हल्का कम वेतन रहता है, वो लोग भी अच्छा से जी लिया होगा। देखिए, आराम से सैनिक लोग खरीद सकते थे अपना वेतन से दिन रोज़मर्रा के चीज़ों को। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं को। ठीक है, और अगला क्या लगा है? काला बाजारी को रोका। ठीक है, आयात निर्यात को कंट्रोल किया। ठीक है, कंट्रोल किया आयात निर्यात को। किसी भी प्रकार की बेईमानी करने वालों को वो कठोर दंड देता था। ठीक है, क्या कठोर दंड था कि अगर मान लीजिए 1 किलो में कोई अगर मान लीजिए 200 ग्राम कम कर दिया, ठीक है, किसी महत्वपूर्ण चीज़ों में, तो उसका शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था बेचने वाले का शरीर से। सोचिए कितना खतरनाक। तो कोई करेगा ऐसा? कोई भी नहीं करेगा, डर के तो। और सच में ऐसा कर भी देते थे। तो इसीलिए मान लीजिए 10 किलो कोई कर दिया, 100 किलो में 10 किलो वो
डंडी मार दिया या फिर धोखा दे दिया, तो फिर क्या करेगा राजा, उसका एक हाथी काट सकता था। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है, कितना खतरनाक था। अब अगला पॉइंट देखिए, वीवीआई है, ठीक है। अलाउद्दीन ने ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुरुआत किया, मतलब उसको उसको जनक बोला जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, फादर ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। अभी ये हम लोग का देश में चलता है, बहुत ज़्यादा ही फेमस ये वितरण प्रणाली है। जैसे गांव में इसी के तहत अनाज मिलता, 35 किलो अनाज, तो राशन, जैसे मिट्टी तेल मिलता है, चीनी मिलता है और चावल मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है, तो फादर ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वीवीआई है ये, पूछ सकता है। अकाल के समय राशन व्यवस्था की, जब अकाल पड़ जाता था तो राशन देता था, राशन भी देता था जनता में, बहुत बढ़िया बात है। और बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? सबसे बड़ा अधिकारी एक था सदर ए रियासत, सदर ए रियासत। ये बहुत योग्य था, ईमानदार था और अनुभवी था। अब अनुभवी रहेगा और योग्य रहेगा और ईमानदार रहेगा तभी ना वो कालाबाजारी को रोकेगा, घूस सब नहीं लेगा और बाज़ार को सही से रन कराने के लिए, चलने के लिए वो नियम वियम लगाएगा। इसलिए ऐसा योग्यता था उसमें, योग्य, ईमानदार और अनुभवी होना चाहिए सदर ए रियासत को। और इसको डायरेक्ट सुल्तान नियुक्त करता था, अलाउद्दीन खिलजी इसको नियुक्त करता था। और ये सदर ए रियासत के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण ऑफिसर भी रहते थे, उसे छोटे ऑफिसर रहते थे जो उसको सहयोग करते थे इसके अधीन। जैसे एक था सहना था निरीक्षक, इंस्पेक्टर टाइप का, हर समय जांच वाँच करते रहता था कि कौन सही माल लाया कि गलत माल लाया उसे। फिर दूसरा है बरीद ये गुप्तचर था, गुप्त रूप से वो बाज़ार में घूमते रहता था, कहाँ पे कालाबाजारी हो रहा है, कौन गलत तरीके से बेच रहा है, तो ये बरीद का काम था, ठीक है। और तीसरा था मुन्हिया, ये भी गुप्तचर था, ठीक है। ये सबसे मिल के वो लोग बाज़ार व्यवस्था को बहुत बढ़िया से चला रहा था, ठीक है। अलाउद्दीन ने अलग अलग 4 बाज़ार स्थापित किए थे, देखिए 4 बाज़ार स्थापित कर दिया था। सबसे पहला तो खाद्यान्न बाज़ार था, इसमें जितने भी चावल, गेहूँ, बाजरा ये सब मिलता था खाद्यान्न बाज़ार में। और दूसरा में निर्मित वस्तु बाज़ार, जैसे मान लीजिए कपड़ा हो गया, गगरी हो गया, चेयर हो गया, बेड हो गया, तलवार हो गया, ये सब का निर्मित वस्तु का बाज़ार एक अलग बाज़ार थे, ठीक है। फिर एक सामान्य दैनिक वस्तु का बाज़ार, जो रोज़ दिन, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, तेल हो गया, और ये सब का दैनिक वस्तु का बाज़ार एक अलग था, या फिर सामान्य बाज़ार अलग था, ठीक है। अलग अलग बाज़ार व्यवस्था किया था। और सबसे लास्ट में क्या है, पशु और गुलाम का बाज़ार भी अलग से किया था। जैसे बकरी हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, और गुलाम। पहले गुलाम खरीदने का बहुत चलन था, जैसे आप लोग देखे थे कि इल्तुतमिश भी गुलाम था, बलबन भी गुलाम था। तो वो लोग को कहाँ से खरीद के लाया था? यही गुलाम बाज़ार से खरीद के लाया था, ठीक है। तो इस तरह से बाज़ार व्यवस्था से हमको एक चीज़ आया कि हम लोग जगह भी काफ़ी फेमस बाज़ार सब है, जैसे शालीमार का बाज़ार, शतरंजी के बाज़ार, सोमार बाज़ार। तो ये सब बाज़ार सब में भी काफ़ी यही सब वस्तु सब मिलते हैं, हम गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है ना। अस्त्र भी मिलता है, झाड़ू मिलता है, बहुत तरह का चीज़ मिलता है, मज़ा आ जाता है। और बहुत स्वीट भी मिलता है, मलपुआ सब, मज़ा आता है। अब आगे देखते हैं। यह बाज़ार व्यवस्था दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों तक ही लागू था, ठीक है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही लागू था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य बहुत बड़ा था, मतलब दक्षिण भारत में भी फैला हुआ था। तो उतना बड़ा में लागू करना ये व्यवस्था को बहुत जटिल था, ओके ना। और सेंट्रलाइजेशन था, केंद्रीकृत था, सिर्फ राजा के अंतर्गत उसका ऑर्डर से ये सब संचालित होता था। तो पूरा कंट्रोल करना पूरा इंडियन लेवल पे तो ये बहुत मुश्किल हो जाए। भारत साम्राज्य, भारत का देश काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पूरा कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो इसी को देखते हुए अभी विकेंद्रीकृत किया गया है शासन प्रशासन को। और
सरकार को विकेंद्रित किया गया है, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री में भी पावर है और ग्रामीण लेवल पे मुखिया में भी पावर है। तो आप समझ सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं ना। जैसे प्रधानमंत्री के जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे पावर है, वैसी ग्रामीण लेवल पे पावर किसको दे दिया गया है? मुखिया को। तो आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अभी का मुखिया लोग काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कोई कोई काफ़ी घमंड करते हैं मुखिया बनने के बाद और कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो हम आप लोग को एक ही बात बोलेंगे, मुखिया साहब लोग, आप लोग ज्ञान बढ़ाइए, ठीक है। आप लोग लोगों का सेवा के लिए बने हैं, सिर्फ सेवा के लिए। अब आगे देखते हैं। अब प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी अपने को घोषित करता है। और अलाउद्दीन खुद को द्वितीय सिकंदर बताता है, द्वितीय सिकंदर बताता है। वह विश्व का विजेता बनना चाहता, पूरा विश्व को जीतना। भारत देश को जीत लिया, अब इधर मध्य एशिया को जीतना चाह रहा है, उधर रूस को जीतना चाह रहा है, इधर चीन को जीतना चाह रहा है, हो सके तो इधर ब्रिटेन साइड में इधर भी कंट्रोल करना चाह रहा, इधर अफ्रीका साइड में कंट्रोल, इधर अमेरिका साइड में। तो ये बहुत ही जटिल चीज़ है, ये जीत नहीं है। तो ये चीज़ को वो चाहत रखता था, जिसको बाद में उसको त्यागना पड़ जाता है। एक तो विद्वान आदमी इसको बोलता है यार इसको छोड़ो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब आगे देखते हैं। तो जैसे सिकंदर, सिकंदर कौन था? ये सिकंदर एक राजा था जो 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 मकदूनिया, यूनान के मकदूनिया का राजा था, ठीक है। ये काफ़ी महत्वाकांक्षी राजा था और ये भी चाहता था कि पूरा दुनिया को जीत ले, ठीक है, ठीक है। ये 336 ईस्वी में, ये 336 ईस्वी में बना था मकदूनिया का शासक, और वो चाह रहा था कि पूरा दुनिया को ही जीत ले। कौन? सिकंदर। अब आगे देखते हैं। अलाउद्दीन ने इस्लाम धर्म से हट के एक अलग नवीन धर्म चलाने का कोशिश किया, ठीक है। एक नवीन धर्म को चलाने का कोशिश किया इस्लाम से हट के। तो ये भी बहुत ही अजब बात है। इससे इस्लाम वाले लोग उसके विरोधी बन जाएंगे। पहले जो भी राजा आता था वो खलीफा से इजाज़त लेता था, उससे कुछ आशीर्वाद लेता था, तब जाके सुल्तान बनता था। और इससे बहुत सारा इस्लाम वाले लोग, बहुत सारे इस्लाम वाले लोग उसको सपोर्ट भी करते थे। लेकिन ये क्या बोलता था कि नवीन धर्म का स्थापना करेंगे इस्लाम धर्म से हट के। कितना अलग बात कर रहा था, ठीक है। तो इसमें भी वो असफल होता है। देखिए, दो गो चीज़ में असफल होगा, एक तो विश्व विजेता बनने में और एक नवीन धर्म चलाने वाला में असफल हो जाता है। ये दोनों योजनाओं को किसके कहने पे वो छोड़ देता है, त्याग देता है? अली अल्लाह उल मुल्क, काजी अल्लाह उल मुल्क, काजी अल्लाह उल मुल्क के परामर्श पे इसको त्याग देता है अलाउद्दीन खिलजी। और त्यागना भी चाहिए, इतना बड़ा बड़ा बात करे विश्व विजेता बनने का। समुद्र में कंट्रोल करना पड़ जाता उसको, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब आगे देखते हैं साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य का विस्तार कैसे करता है वो? गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़, जालोर और दक्षिण भारत में अभियान चलाया, जिसमें उसको सफलता मिली, जिसमें उसको सफलता भी मिली। और इस सफलता के श्रेय किसको जाता है? उसका एक बहुत महान सेनापति, ठीक है, मलिक काफूर, जो कि हिजड़ा था, फिर भी उसमें बहुत क्वालिटी था। अब आगे देखते हैं कहाँ से मिला वो सब अभी डिटेल में जानकारी मिलेगा, ठीक है। अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां को मिला था। वहाँ के राजा कौन? वहाँ के राजा कर्ण ने नुसरत खां को किसको दिया था? मलिक काफूर को। और उसको खरीदा था, कितना में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था, ठीक है। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और जो नुसरत खां था सेनापति, वो मलिक काफूर को लेके अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है, भेंट में दे देता है, ठीक है, भेंट स्वरूप दे देता है। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, किंतु वो बहुत योग्य, दक्ष, चालाक
दूरदर्शी सेनापति था। ठीक है, ये वीवीआई ये देख लीजिएगा मलिक काफूर कहाँ से मिला था। और एक वीवीआई पॉइंट आ गया, देखिए अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। ठीक है, इसमें उसकी मदद कौन किया था, यही मलिक काफूर बताए थे। जाफर खां भी अलाउद्दीन का वीर सेनापति था। देखिए जाफर खां भी वीर सेनापति था जो मंगोल वाला लोग से युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक है, तेलंगाना अभियान में वहाँ का शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव, ये भी वीवीआई है। तो मलिक काफूर उसको हरा देता है प्रताप रुद्रदेव को, और प्रताप रुद्रदेव से उसको विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा मिलता है। ये प्रताप रुद्रदेव उसको भेंट कर देता है हारने के बाद। अब ये काफूर जाके अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर देता है ना। तो ये देखिए कोहनूर हीरा इतना ज़्यादा कीमती था कि अगर उसको बेच दिया जाए तो पूरा विश्व को 2.5 दिन का खाना खिलाया जा सकता, 2.5 से 3 दिन का खाना खिलाया जा सकता। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कोहनूर हीरा। और ये हीरा को भारत देश से लास्ट में पंजाब क्षेत्र के एक राजा थे, सिख राजा थे दिलीप सिंह, उससे लेके डलहौजी लेके ब्रिटेन की महारानी को दे देता है। और वो हीरा को ब्रिटेन वाला लोग 3 टुकड़ा में बांट देता है। एक टुकड़ा तो लंदन का म्यूजियम में है और 2 टुकड़ा महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में लगा हुआ है, दो टुकड़ा। ठीक है, तो वो भारत देश का संपत्ति लेकिन अभी ब्रिटेन में है, उसको 3 पार्ट में बांट दिया। ये हमको अच्छा नहीं लगता। अब आगे देखते हैं। चित्तौड़ की रानी पद्मावती काफ़ी सुंदरी रानी थी। पद्मावती, उसकी सुंदरता से वो प्रभावित हो गया अलाउद्दीन खिलजी। बताइए, दूसरी की पत्नी देख के एकदम प्रभावित हो गया। वो कौन राजा की पत्नी थी, राजा रतन सिंह। तो उसकी सुंदरता को देख अलाउद्दीन खिलजी प्रभावित हो जाता है और उसको पाने की चाहत में उसको पाना चाह रहा था दूसरी की पत्नी को। अजब इंसान था, दूसरी की पत्नी को पाना चाह रहा है, देखिए। और उसमें हमला कर देता है चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में। ठीक है, आक्रमण कर देता है चित्तौड़ में। और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह युद्ध में मारा गया। रानी पद्मिनी ने किले के अंदर सभी शाही महिलाओं के साथ जौहर या आत्मदाह आग लगा लिया, अपने आप को आग लगा लिया। समझ रहे हैं। तो इसमें एक मूवी भी बना है पद्मावत 2018 में, आप लोग ये मूवी देख सकते हैं, काफ़ी आप लोग को इससे जानकारी मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के बाद यहाँ का शासक अपने बेटे खिज्र खां, वहाँ को हरा दिया चित्तौड़ को, और वहाँ का अपना बेटा को वहाँ राजा बना दिया खिज्र खां। और उस जगह का नाम क्या कर दिया, चित्तौड़ नाम से बदल के खिजराबाद कर दिया। क्या, खिजराबाद कर दिया। इसकी जानकारी हमें मलिक मोहम्मद, एक राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत से मिलती है। ठीक है, पद्मावत से, किसकी रचना, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत से मिलता है, जो कि 1540 ईस्वी में लिखी गई। और इसी पे एक मूवी बना है पद्मावत, 2018 में बना है। रंजीत सिंह है और दीपिका पादुकोण है, दीपिका पादुकोण हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और यही चित्तौड़ पे कैसे आक्रमण करता अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में डिटेल में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया ये मूवी। अब आगे देखते हैं दक्षिण भारत का अभियान। अब अगला अभियान क्या, दक्षिण भारत का अभियान। ठीक है, मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में दक्षिण भारत में अभियान किया। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी के यादव वंश के राजा रामचंद्र देव, इसी को पे पहला आक्रमण किया था। कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी, और जीत हासिल किया, अपार धन हासिल किया था। लेकिन उसके बाद में फिर मलिक काफूर भी इस पर हमला किया, क्योंकि ये विरोध कर रहा था राजा रामचंद्र देवगिरी के राजा, तो उस पर हमला करता है और उसको जीत दर्ज करता है मलिक काफूर। काफ़ी सफल सेनापति था मलिक काफूर। आगे देखते हैं। पांड्य क्षेत्र दक्षिण में, तेलंगाना क्षेत्र आदि में सफलतापूर्वक जीत हासिल करता है मलिक काफूर। अब मंगोलों का कुल 6 बार आक्रमण हुआ था। कितना, 6 बार आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन के समय में हुआ था। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। EBBBI, अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा क्या क्या निर्माण करवाया था? देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, हौज खास का निर्माण करवाया था, सीरी फोर्ट का निर्माण किया था, जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी निर्माण कर रहे थे। क्या क्या एक बार देख लीजिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण, हौज खास का, सीरी फोर्ट का, जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया था। और एक असफल प्रयास किया था। क्या? 1311 ईस्वी में उसने कुतुब मीनार के निकट में उससे दुगुने, कुतुब मीनार है तो उसे दुगुने आकार का मीनार बनाने का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। यार कर देता यार, कम से कम हम देखते हैं। हम कुतुब मीनार देखने गए थे, अगर उसमें ये चीज़ बना देते उसी समय 1311 ईस्वी में, तो हम देख लेते कितना अच्छा लगता कुतुब मीनार। लेकिन काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख सकते, काफ़ी अच्छा जगह है। अब देखिए, अब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसको भी जहर दे के मार डालता है, उसके अपने लोग ही मार डालते हैं। उसके बाद जो जो भी सुल्तान आते, बहुत अयोग्य कमज़ोर आते हैं, और वो चला नहीं पाते दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश को, और इस तरह से वो ख़त्म हो जाते हैं। कैसे ख़त्म होते देखते हैं। तीसरा राजा शहाबुद्दीन उमर आता है 1316 में। ये मात्र कुछ ही दिन का शासक था, अयोग्य था, पूरा अयोग्य, ख़त्म हो गया 1316 ईस्वी में। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आता है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा का अयोग्य था। 1316 में 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक वो काम किया था, लेकिन वो बहुत अयोग्य था। देखिए, खुद को खलीफा घोषित कर दिया, बताइए, खुद को खलीफा घोषित कर देता है। मतलब इस्लाम धर्म का जो लोग का गुरु रहता था, जिससे कि आज्ञा और आशीर्वाद लेके सुल्तान लोग अपना काम करता था, तो अपने आप को खलीफे घोषित कर दिया, बताइए। और ये मानसिक रूप से पागल था, पागल व्यक्ति था, और बहुत ही विलासी और कामचोर प्रवृत्ति का था। काम हम नहीं करता था, और भी घटिया घटिया काम करता था। कहाँ घटिया काम करता था? बर्नी इतिहासकार, एक बर्नी इतिहासकार बहुत फेमस इतिहासकार है, तो वो क्या बोलता है, वो कभी कभी ना नंगा होके, नंगा मतलब कि नग्न अवस्था में दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। बताइए तो कितना कितना घटिया काम करता था। ऐसा ऐसा आदमी, ऐसा ऐसा राजा होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, कोई भी ये नैतिक शिक्षा पढ़वे नहीं किया होगा। अब आगे देखते हैं। और दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन के आ जाता है, बताइए, स्त्री लोग का वस्त्र पहन के आ जाएगा, झुमका उमका लहंगा होगा, तो ये सब शोभा देगा राजा को। ऐसा ऐसा राजा तो मार खाइबे करेगा। अब आगे देखते हैं। अब पांचवा राजा कौन आता है? नसरुद्दीन खुसरो खां। पांचवा सुल्तान कौन आता है? नसरुद्दीन खुसरो खां, जो 1320 ईस्वी में आता है। ये भी मात्र कुछ ही महीनों का शासक था। यह हिंदू था और इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, ठीक है। इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, जिसके चलते बहुत कोई उसका विरोधी हो जाता है, ठीक है। और ये खुद को पैगंबर का सेनापति माना, जो प्रोफेट मोहम्मद होते हैं ना, उसका सेनापति के रूप में प्रदर्शित किया। और इसके चलते उसके जो शत्रु थे, एक तो वो हिंदू था और इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, जिसके चलते उसका शत्रु और अमीर उसका खिलाफ हो गए और नारा देने लगे। क्या क्या नारा देने लगे? इस्लाम का शत्रु है कौन? नासरुद्दीन खुसरो। इस्लाम का शत्रु नसरुद्दीन खुसरो है, इस्लाम खतरे में है नसरुद्दीन खुसरो के समय, ऐसा नारे लगाना। अब ऐसा होने लगेगा तो उसको हटाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अब देखते, गयासुद्दीन तुगलक ने नसरुद्दीन खुसरो को मार डाला, उसका हत्या कर दिया, और खिलजी वंश था उसको समाप्त कर दिया, दोनों में क्रॉस मार दिया, समाप्त कर दिया, और नींव डाल दिया किसका? तुगलक वंश का। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है यहाँ पे, बस समाप्त है। क्वेश्चन आंसर है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को दिखाने वाले थे, इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो क्वेश्चन आंसर जल्दी करते हैं, पढ़ेंगे और 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। गुलाम वंश के किस अंतिम शासक को हटा के हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी? चलिए बताइए। ए बलबन, बी क्यूमस, सी कैकुबाद, डी इल्तुतमिश। बताइए जल्दी से। 1 2 3 4 5 हम बता देते हैं, ठीक है भाई लोग। क्यूमस को। सेकंड क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक
किस दिल्ली सुल्ताना किस दिल्ली सुल्तान को कहा जाता है? एक बार और बोलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जनक दिल्ली के किस सुल्तान को कहा जाता है? ठीक है, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए काउंट करें, 1 2 3 4 5। हम बता देते, ठीक है भाई लोग, अलाउद्दीन खिलजी। अब आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर किस विजय के दौरान मिला या प्राप्त हुआ था? चलिए, चित्तौड़ विजय, बी तेलंगाना विजय, सी रणथंभौर विजय, डी गुजरात विजय। चलिए बताइए 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 बताइए। 1 2 3 4 5 बता दिए भाई लोग। चलिए हम बता देते हैं, गुजरात विजय। अब चौथा, विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस अभियान विजय के बाद अलाउद्दीन को प्राप्त हुआ? ठीक है, विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस अभियान विजय के बाद अलाउद्दीन को प्राप्त हुआ? चलिए, प्राप्त तो हुआ था मलिक काफूर को, उसका महान सेनापति को, लेकिन वो दे देता है ना राजा को, सुल्तान को, अलाउद्दीन खिलजी को। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए, तेलंगाना विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय, गुजरात विजय। चलिए काउंट करें, 1 2 3 4 5 बता दिए। चलिए हम बता देते हैं, गुजरात विजय। हाँ, तो देखिए मैं अलाउद्दीन खिलजी का ड्रॉ किया हूँ अपना पेन से, बनाने का कोशिश किया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी लिख दिया इंग्लिश में भी और हिंदी में। तो इसी पेन से मैं ड्रॉ किया हूँ, इसी पेन से ड्रॉ किया हूँ इसको। तो उम्मीद है ये चैप्टर आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, इससे आप लोग को काफ़ी ज्ञान मिला होगा और आने वाला एग्ज़ाम में आप लोग इसमें अच्छा कर पाइएगा, है ना। और इसी तरह से मैं अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसको कंप्लीट कराने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा, भगवान चाहा तो कंप्लीट कराऊँगा और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितना हमें कंट्रोल है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, पूरा कंट्रोल कराने की कोशिश करूँगा। ज्योग्राफी हो गया, तो मेरे द्वारा ये आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अपने प्यारे दोस्त, अपने प्यारे भाई को सपोर्ट करिए और हमको थोड़ा सा खुश करिए ताकि आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेवा दे सकें, ठीक है। टीचिंग इज़ ए सर्विस, एक तरह का ये सेवा है, ठीक है। और इसमें मैं करने का पूरा कोशिश करूँगा। आप लोग का अपना आदमी हूँ मैं, ओके ना। ठीक है दोस्तों, बाय मेरे प्यारे मित्रों, बाय मेरे प्यारे भाइयों, विदा लेता हूँ, बाय 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 बाय।